जब हम 2011 की बात करते हैं ना, तो बंगाल में जो वामपंथियों का 34 साल पुराना किला था, उसे ढहाने के लिए एक पूरी की पूरी राजनीतिक क्रांति हुई थी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। मतलब दशकों का संघर्ष था वो। हाँ बिल्कुल। सड़कों पर लाखों की भीड़, एक बहुत ही आक्रामक आंदोलन। हाँ। लेकिन अगर हम आज मतलब 2026 के चुनावी नतीजों को देखें तो एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। सही कहा। बहुत अलग माहौल है अब, है ना? एक तरफ 2011 में परिवर्तन का नारा था और दूसरी तरफ 2026 में जय श्री राम और इस बार बीजेपी सरकार के नारों के बीच शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर। मतलब एक पूरी तरह से नई पार्टी को बंगाल में अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए किसी पारंपरिक वैचारिक क्रांति की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, उन्हें असल में जनता के रोजमर्रा के गुस्से और उन स्थानीय मुद्दों की जरूरत पड़ी जो जमीन पर पक रहे थे। वही तो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक वोटर के सोचने के तरीके में आए बड़े बदलाव की केस स्टडी है। सही कहा। देखिए, इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस धारणा को तोड़ना होगा कि ये बदलाव अचानक या रातों रात हुआ है। मतलब ये एक लंबा प्रोसेस था। बिल्कुल। जब हम इन चुनावी रुझानों और जमीनी रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये असल में एक बहुत ही धीमी गति से पनपा हुआ संरचनात्मक पतन है। हाँ, संरचनात्मक पतन मतलब सिस्टम अंदर से ही गिर रहा था। हाँ, देखिए, किसी भी राज्य में जब कोई एक पार्टी 15 साल तक सत्ता में रहती है तो वो केवल शासन नहीं करती, वो समाज के हर छोटे बड़े हिस्से में अपनी पैठ बना लेती है। वामपंथियों ने भी यही किया था और टीएमसी ने भी उसी मॉडल को अपनाया। लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ, वामपंथियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली पार्टी आखिर उसी कैडर आधारित व्यवस्था के जाल में कैसे फंस गई जिसका उसने एक समय में सबसे ज्यादा विरोध किया था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये घटनाक्रम भारत की चुनावी राजनीति के पैटर्न को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। बाहर की जीत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अंदर से हार कैसे हुई। हाँ, और जब मैं इन विश्लेषणों को पढ़ रहा था तो मुझे टीएमसी का ये जमीनी ढांचा किसी राजनीतिक पार्टी की तरह कम और एक बिना नियम कानून वाले विशाल फ्रेंचाइजी बिजनेस की तरह ज्यादा लगा। अरे वाह, फ्रेंचाइजी वाली तुलना तो जमीनी हकीकत के बहुत करीब है ना? ऐसा लगता है कि मानो स्थानीय नेताओं ने पार्टी के नाम की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, जहां उन्हें आम जनता से कट मनी के रूप में एक अनौपचारिक टैक्स वसूलना है और फिर उस पैसे का एक हिस्सा ऊपर के नेतृत्व को रॉयल्टी की तरह भेजना है। बिल्कुल। और देखिए, वामपंथी कैडर व्यवस्था भी नियंत्रण पर आधारित थी, लेकिन उसमें एक तरह का सख्त वैचारिक अनुशासन हुआ करता था, जो टीएमसी में शायद नहीं था। एकदम सही। जब टीएमसी सत्ता में आई तो उसने वामपंथियों के उस खाली किए गए स्थान को भरने के लिए उसी कैडर ढांचे को तो अपनाया, लेकिन बिना किसी वैचारिक नियंत्रण के। नतीजा ये हुआ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ, लेकिन वो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण बन गया। मतलब हर स्तर पे करप्शन फैल गया। हाँ, गांव कस्बों में राशन के वितरण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना या राज्य की अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड तक हर जगह स्थानीय नेताओं का एक कमीशन तय हो गया। बाप रे, ये तो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली बात हो गई। ये ऐसा है जैसे कोई बहुत मजबूत दिखने वाला पेड़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर लगे दीमकों के कारण गिर गया हो। बिल्कुल। जब एक आम इंसान को अपना घर बनाने के लिए मिलने वाले सरकारी पैसे में से भी एक बड़ा हिस्सा किसी बाहुबली को देना पड़े तो वो व्यवस्था सीधे तौर पर एक परजीवी व्यवस्था बन जाती है। हाँ, और ये कोई अमूर्त राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये तो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या बड़े घोटालों ने वोटर को ज्यादा नाराज किया या रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली ये कटमनी की प्रताड़ना ने? मेरी समझ से दोनों ने मिलकर काम किया। जब बड़े घोटालों की खबरें टीवी स्क्रीन पर आईं, तो जनता का वो सुलगता हुआ गुस्सा एक ज्वाला में बदल गया। आप टीचर रिक्रूटमेंट और एसएससी घोटाले की बात कर रही हैं ना? हाँ, विशेष रूप से वही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे जांच एजेंसियों की रेड में नेताओं और उनके करीबियों के घरों से नोटों के पहाड़ बरामद हुए। वो तस्वीरें तो शायद ही कोई भूल पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। बंगाल का मिडिल क्लास ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, कला
और बौद्धिक संपदा पर बहुत गर्व करता है ना? बिल्कुल, उनके लिए शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, समाज में सम्मान पाने का सबसे बड़ा जरिया है। वही तो। ऐसे में योग्य युवाओं को दरकिनार करके अयोग्य लोगों को पैसे लेकर शिक्षक बनाना, क्या ये सीधे तौर पर बंगाल के उस सांस्कृतिक गौरव पर हमला नहीं था? ये तो मिडिल क्लास के लिए टैक्स के पैसे की लूट का प्रतीक बन गया। एकदम सही कहा आपने। इस घोटाले ने एक साथ कई स्तरों पर काम किया। आर्थिक स्तर पर इसने उस युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया जो सालों से मेहनत कर रही थी। हाँ, कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें तक गिरवी रख दी थी। बिल्कुल, और जब वही नौकरियां चंद लाख रुपयों में बिकने लगी तो वो सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी, वो राज्य के साथ नागरिक के सामाजिक अनुबंध का टूटना था। मतलब लोगों का सिस्टम से भरोसा ही उठ गया। हाँ, जब टीवी पर वो करोड़ों का कैश दिखा तो आम आदमी ने उसे किसी और के पैसे की तरह नहीं, बल्कि अपनी लूटी हुई मेहनत की कमाई की तरह देखा। और इसका एक और बहुत भयानक परिणाम सामने आया, जिसने संदेश खाली जैसी जगहों का निर्माण किया। हाँ, संदेश खाली, इस एक नाम ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। हमने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि वहां के स्थानीय नेताओं पर जमीन हड़पने से लेकर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तक के बेहद गंभीर आरोप लगे। हाँ, और ये सिर्फ भ्रष्टाचार के दायरे से बहुत आगे की बात है। बिल्कुल है। ये तो ये दर्शाता है कि राज्य के भीतर कुछ ऐसे लॉलेस पॉकेट्स बन गए थे जहां भारत का संविधान या राज्य की पुलिस काम ही नहीं करती थी। वहां सिर्फ स्थानीय बाहुबलियों का अपना कानून चलता था। और ये उसी फ्रेंचाइजी मॉडल का चरम रूप है जिसकी हमने अभी चर्चा की। लेकिन कोई भी राज्य सरकार अपने ही भीतर ऐसे स्वतंत्र और खतरनाक सत्ता केंद्रों को पनपने ही क्यों देती है? मतलब ये तो खुद सरकार के लिए भी खतरा है ना। देखिए, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव जीतने और भीड़ जुटाने के लिए पूरी तरह से इन स्थानीय बाहुबलियों पर निर्भर हो जाता है, तो बदले में राज्य की मशीनरी को इन बाहुबलियों के सामने आत्मसमर्पण करने का अघोषित आदेश दे दिया जाता है। हाँ, तो मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। संदेश खाली में यही हुआ। वहाँ पुलिस रक्षक नहीं, बल्कि मूक दर्शक या कहीं कहीं उत्पीड़न में भागीदार बन गई थी। इसने आम नागरिकों के बीच एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जो अंततः अस्तित्व बचाने की लड़ाई में बदल गया। और जब राज्य सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल हो जाती है, तो जनता स्वाभाविक रूप से एक मजबूत विकल्प की तलाश करने लगती है। बिल्कुल, टीएमसी ने खालीपन तो बना दिया था, लेकिन उसे भरने के लिए सिर्फ गलतियां गिनवाना काफी नहीं था। यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि किसी खौफ के तंत्र के खिलाफ सिर्फ गुस्सा होना ही काफी नहीं होता। गुस्सा कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है। अगर टीएमसी के स्थानीय कैडर आम आदमी के लिए एक अनौपचारिक टोलबूथ बन चुके थे, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसका बंगाल में ऐतिहासिक रूप से कोई खास जमीनी आधार नहीं रहा है, उसने इस पूरे तंत्र को ध्वस्त कैसे किया? हाँ, और यहीं से हम बीजेपी की उस अचूक त्रिस्तरीय रणनीति की ओर बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय रणनीति, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, किसी भी नए राज्य में जड़े जमाने के लिए सिर्फ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होना काफी नहीं होता। आपको समाज के उन हिस्सों को जोड़ना पड़ता है जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हों। तो इसका पहला स्तर क्या था? इस रणनीति का पहला स्तर या लेवल 1 पहचान और सुरक्षा पर केंद्रित था, विशेषकर उत्तर बंगाल और सीमावर्ती जिलों में। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, अवैध इमिग्रेशन और बॉर्डर सुरक्षा का मुद्दा। बिल्कुल। इन इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव केवल राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं है, बल्कि ये संसाधनों और जमीन के लिए होने वाले रोजमर्रा के संघर्ष का हिस्सा है। तो बीजेपी ने इस स्थानीय असुरक्षा को एक बड़े नैरेटिव के साथ जोड़ दिया। हाँ, जब एक समुदाय को लगता है कि राज्य सरकार एक खास वर्ग के तुष्टीकरण में लगी है, तो वहाँ एक गहरा ध्रुवीकरण पैदा होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, पहचान और सुरक्षा की ये बात कागज पर या रैलियों में बहुत असरदार लगती है, लेकिन जब हम इस रणनीति के दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं, यानी रिफ्यूजी और मतुआ कार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच नजर आता है। वो कैसे? हम जिस मतुआ और नमोशूद्र समुदाय की बात कर रहे हैं, वो समुदाय कोई एक तरफा वोट बैंक नहीं है। वे तो खुद एक ही परिवार के भीतर बुरी तरह बटे हुए हैं। हाँ, शांतनु ठाकुर और ममता वाला ठाकुर के बीच का बंटवारा। बिल्कुल, एक ही घर में चाची और भतीजे के बीच वर्चस्व की राजनीतिक लड़ाई चल रही है। ये राजनीति को कितना व्यक्तिगत बना देता है। एक राष्ट्रीय पार्टी किसी ऐसे समुदाय पर अपना इतना बड़ा दाव कैसे लगा सकती है जो खुद अंदर से इतना विभाजित हो? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो राजनीति में जब अस्तित्व का संकट किसी पारिवारिक विवाद से बड़ा हो जाता है तो समुदाय का वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अस्तित्व का संकट मतलब सीए के जरिए नागरिकता का वादा। एकदम सही। मथुआ और नमोशूद्र समुदाय का इतिहास पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापन का इतिहास रहा है। दशकों से वे भारत में रह रहे हैं, लेकिन ठोस दस्तावेजों के अभाव में उनका जीवन हमेशा एक अनिश्चितता के साए में रहा है। तो सीए उनके लिए सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो उनके अस्तित्व को वैध ठहराने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। पारिवारिक स्तर पर नेतृत्व चाहे जितना भी बटा हुआ हो, जमीनी स्तर पर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा ये समझ रहा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी असुरक्षा का समाधान किस नीति से निकल रहा है। नागरिकता की गारंटी। और चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि जब बुनियादी पहचान की बात आती है तो मतदाता पारिवारिक गुटबाजी से ऊपर उठ के वोट करता है। ये बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। तो इस रणनीति का तीसरा स्तर क्या था? तीसरा स्तर था सबऑल्टर्न मोबिलाइजेशन, यानी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के चेहरों को जमीन पर आगे लाना। मतलब जंगल महल जैसे इलाकों में सुरक्षा, कल्याण और पहचान का वादा। हाँ, बंगाल की राजनीति पर हमेशा से भद्र लोग, यानी उस संभ्रांत, शिक्षित, उच्च जातीय वर्ग का कब्जा रहा है। टीएमसी की छवि भी काफी हद तक अपर कास्ट भद्र लोक वाली थी। तो बीजेपी ने खुद को एक समावेशी विकल्प के रूप में पेश किया। बिल्कुल, उन्होंने जंगल महल और अन्य इलाकों में इस भद्रलोक छवि के विपरीत जाकर नए चेहरों को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये महसूस कराया कि राजनीतिक सत्ता के दरवाजे अब केवल कोलकाता के कॉफी हाउस में बैठने वाले बुद्धिजीवियों के लिए नहीं खुले हैं। मतलब गांव के एक साधारण आदिवासी या दलित कार्यकर्ता के लिए भी दरवाजे खुल गए। ये तो बंगाल की पारंपरिक एलीट राजनीति पर एक सीधा प्रहार था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है, जिसने विशेष रूप से इंस्टाग्राम और कई बहुजन पेजों पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। आप नेतृत्व के चेहरे की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक तरफ हम सबअल्टर्न वोटों के मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2026 में मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला चेहरा शुभेंदु अधिकारी का है, जो कि एक अपर कास्ट ब्राह्मण चेहरा है। बिल्कुल। जिस जीत की बुनियाद SC, ST, मथुआ और रिफ्यूजी वोटों ने रखी, उसका नेतृत्व एक बार फिर पुराने सवर्ण ढांचे में ही चला गया। क्या ये लॉन्ग टर्म में पार्टी के लिए ही एक नई चुनौती नहीं बन जाएगा? ये एक बेहद प्रासंगिक सवाल है। देखिए, रणनीतियां कागज पर बनती हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है। और वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी बने। हाँ, शॉर्ट टर्म में बीजेपी इसे मेरिट और एंटी ममता चेहरे के रूप में सही ठहरा रही है। शुभेंदु महज एक उच्च जाति चेहरा नहीं है, वे एक जायंट किलर के रूप में उभरे, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी को हराया था। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा मूवमेंट का। बिल्कुल। एक बेहद आक्रामक तंत्र को तोड़ने के लिए पार्टी को एक ऐसे ही आक्रामक चेहरे की जरूरत थी। लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर यह भारत की राजनीति का एक गहरा पैटर्न है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिन सबल्टन वर्गों ने इस उम्मीद में वोट दिया है कि सत्ता का ढांचा उनके पक्ष में बदलेगा, अगर वे खुद को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर पाते हैं तो वही वोट बैंक खिसक भी सकता है। एकदम सही। आज का मतदाता केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं होता। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन चुनाव के बाद जो वर्तमान स्थिति है वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। तो इन सब का असल मतलब क्या है? चुनाव खत्म हो गए, सरकार बदल गई, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदली? देखिए, जब किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता का पतन होता है ना, तो सबसे पहले वो व्यवस्था दरकती है जो केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए जुड़ी हुई थी। मतलब जब केंद्र का छाता हट जाता है। हाँ, तो निचले स्तर के गुट अपने अपने छोटे इलाकों पर कब्जा बनाए रखने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। अब लड़ाई राज्य की सत्ता की नहीं है, अब लड़ाई उस स्थानीय बाजार या उस टोल बूथ पर कब्जे की है जहां से कटमनी आती है। बाप रे, ये तो किसी भी नई सरकार के लिए एक दुस्वप्न जैसी स्थिति है। आम आदमी के लिए सत्ता परिवर्तन का मतलब तब तक नहीं है जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरती। बिल्कुल। नई सरकार को उस पूरी हिंसक अर्थव्यवस्था को जड़ से उखाड़ना होगा। एक और बड़ा सवाल है, उस नेत्री का क्या होगा जिसने 15 साल राज किया? क्या ये एंड ऑफ ममता, यानी ममता का अंत है? कई विश्लेषक तो अभी से राजनीतिक शोकगीत लिखने लगे हैं। भारत की राजनीति में किसी भी जमीनी नेता को पूरी तरह से खत्म मान लेना हमेशा एक जोखिम भरा निष्कर्ष होता है। मेरी समझ से नहीं,
ये सिर्फ अपराजय ममता का अंत है। मतलब उस आभामंडल का अंत है जहां ये माना जाता था कि बंगाल में उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, उनके पास अभी भी अल्पसंख्यक और महिला वोट बैंक है, जो किसी भी लोकतंत्र में वापसी करने के लिए एक बहुत ठोस जमीन है। लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के भीतर बहुत बदलाव करने होंगे ना। अपरिवर्तनीय हो सकता है। और दूसरी तरफ नई सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। क्या वे सिर्फ झंडे का रंग हरे से भगवा बदलेंगे या सच में सिस्टम बदलेंगे? हाँ, नौकरियां पैदा करना, पलायन रोकना और केंद्र राज्य के रिश्तों को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण का एक ही बड़ा सबक है, बंगाल का वोटर बहुत स्मार्ट और निर्मम है। एकदम सही। उसने अहंकार के लिए वामपंथियों को हटाया, भ्रष्टाचार और हिंसा के लिए टीएमसी को हटाया और अब बीजेपी को मौका दिया है। कोई भी पार्टी यहाँ खुद को स्थायी नहीं मान सकती। और बीजेपी के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा या प्रशासन उसी पुराने भ्रष्ट मॉडल पर चलता रहा तो बंगाल का वोटर उन्हें भी पलट सकता है। बिल्कुल। जो ज्ञान आज हमने साझा किया है वो सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं है, बल्कि ये समझने का टूल है कि कैसे वोटर सत्ता के लालच और खराब गवर्नेंस को अंत तक खारिज कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में इस चर्चा को विराम देते हुए एक सोचने वाली बात है, बंगाल का हमेशा से अपना एक अलग क्षेत्रीय और सांस्कृतिक राजनीतिक गौरव रहा है, जो अक्सर दिल्ली के खिलाफ खड़ा होता था। हाँ, एक बहुत ही प्रखर बंगाली पहचान। वही तो अब जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी वहां सत्ता में है, तो क्या बंगाल की वो स्वतंत्र राजनीतिक पहचान राष्ट्रीय सांचे में पूरी तरह से ढल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? या फिर राज्य की नई लीडरशिप को अपना खुद का एक बंगाली वर्जन विकसित करना पड़ेगा ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। जुड़े रहिए।